नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। गुजरात में सियासी दलों के ताबड़तोड़ प्रचार के बाद अब मतदान की बारी है। सूबे में गुरुवार को पहले चरण का मतदान होगा, जिसके लिए सभी तैयारियां तकरीबन पूरी कर ली गई हैं। 1 दिसंबर को 19 जिलों की 89 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए 25,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इस चरण में 2 करोड़ 39 लाख से अधिक मतदाता हैं। इसमें 1.25 करोड़ के आसपास पुरुष हैं और 1 करोड़ 15 लाख के करीब महिला मतदाता हैं, जो मैदान में उतरे 788 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। पिछले चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो इन 89 सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था, खासकर सौराष्ट्र में। यही वजह है कि अब की बार बीजेपी ने यहां बड़ी सफलता हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर प्रचार किया। हालांकि मेहनत रंग लाएगी या नहीं, इस पर सवाल है, क्योंकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी मैदान में ताल ठोक रही है। जनता को प्रभावित करने के लिए उनसे कई बड़े वादे भी किए गए हैं। खैर, मतदाताओं को किसका प्रचार और वादा लुभाया, इसका फैसला उनका मत करेगा। बहरहाल, गुजरात की गद्दी पर पहला चरण कितना जोरदार होने वाला है और सबसे अहम 89 सीटों के रण में कौन कितना मजबूत है, जनता मांगे जवाब में हम चर्चा इसी को लेकर करेंगे। आज के मुद्दे गुजरात की गद्दी का पहला चरण। तो गुजरात में जहां अब तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनाव में सीधी टक्कर होती रही है, तो वहीं इस बार आम आदमी पार्टी की पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने के पर मुकाबला दिलचस्प होता चला जा रहा। कई राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि गुजरात के चुनावी रण में इस वक्त कांग्रेस से ज्यादा आप मजबूत दिख रही है और सीएम केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली मॉडल को जनता के सामने रखा है, अगर उससे गुजरातवासी प्रभावित हुए तो नतीजे चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। खैर, उसके पहले चुनाव का पहला चरण कैसा रहने वाला है, किसकी राह आसान है और किसकी मुश्किल, इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। अब की बार गुजरात में किसकी सरकार बनेगी, इस सवाल का जवाब मिलने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 8 दिसंबर को जनता ये जान जाएगी कि गुजरात की गद्दी पर कौन काबिज होगा। हालांकि इसके पहले फिलहाल सबकी नजर 1 दिसंबर को सूबे में होने वाले पहले चरण के मतदान पर है। मंगलवार को गुजरात में 19 जिलों की 89 सीटों पर वोटिंग होगी। इस चरण में 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें 70 महिला उम्मीदवार और 339 निर्दलीय प्रत्याशी हैं। पहले चरण में बीजेपी और कांग्रेस ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि आप 88 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं बसपा के 57 और AIMIM के 6 सीटों पर प्रत्याशी मैदान में हैं। पहले चरण में सौराष्ट्र और कच्छ के 12 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग है, जबकि दक्षिण गुजरात के 7 जिलों की 35 सीटों पर मतदान होना है। 2017 के चुनावी दंगल में इन 89 सीटों पर 65% से भी अधिक मतदान हुआ था। पिछली बार सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की इन 89 सीटों में बीजेपी ने 48 जीती थी, जबकि 38 पर कांग्रेस का कब्जा रहा था। वहीं 3 सीटें अन्य के खाते में गईं। पहले चरण का रण जीतने के लिए सभी सियासी दलों ने जमकर पसीना बहाया है। दिग्गज नेताओं ने न सिर्फ ताबड़तोड़ प्रचार किया, बल्कि विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा। बीजेपी की ओर से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के साथ ही तमाम केंद्रीय मंत्रियों और दिग्गज नेताओं ने धुआंधार प्रचार किया, तो वहीं आपकी ओर से दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी खूब रोड शो, रैलियां और सभाएं की। उधर कांग्रेस के लिए भी कई दिग्गजों ने प्रचार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हालांकि राहुल गांधी ने गुजरात के रण में अब तक सिर्फ 2 बार ही हुंकार भरी। वह फिलहाल मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे चुनाव के पहले चरण की सीटों पर ताबड़तोड़ प्रचार करने के बाद सभी सियासी दलों के दिग्गज अब उन सीटों पर माहौल बना रहे हैं, जहां 5 दिसंबर को दूसरे चरण में वोटिंग होगी। इन सब के बीच सभी सियासी दल ये दावा भी कर रहे हैं कि चुनाव में जीत उन्हीं की होगी। अमित शाह तो ये तक कह चुके हैं कि बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से है, लेकिन उसकी हालत खस्ता है। शाह के मुताबिक
आम आदमी पार्टी का तो गुजरात में खाता तक नहीं खुलेगा। शाह भले ही आपके मुकाबले कांग्रेस को मजबूत मान रहे हों, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने गुजरात के चुनावी दंगल में ताकत झोंकी है, सीएम अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली मॉडल को गुजरात में जनता के सामने रखते हुए कई बड़े वादे किए हैं, अगर इसने मतदाताओं के मन को प्रभावित किया होगा तो फिर नतीजे हैरान करने वाले भी हो सकते हैं। वैसे आपके साथ ही कांग्रेस भी ये कह रही है कि जनता इस बार बीजेपी को सबक सिखाएगी और अब की बार जनता हाथ का साथ देकर कांग्रेस की सरकार बनाएगी। खैर, दम किसके दावे में है और किसका दावा खोखला है, इसका पता हफ्ते भर बाद ही चल जाएगा जब नतीजे घोषित होंगे। लेकिन उसके पहले गुजरात चुनाव का रोमांच अपने चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुजरात से बीजेपी नेता निमेश भंडारी जी हैं, कांग्रेस नेता हसूगिरी गोस्वामी जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रितु बंसल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार अनिल पांडे जी हमारे साथ भी जुड़ेंगे जल्दी ही, और स्वदेश न्यूज के एसोसिएटेड एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। निमेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है। निमेश जी, पिछली बार प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा इन सौराष्ट्र और जहां भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस बार आपको क्या लग रहा है कि इस बार प्रदर्शन बेहतर करेंगे? मतलब आप कच्छ और ये सौराष्ट्र की बताइए बात कि- कर रहा हूँ, कच्छ और सौराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। हाँ, सौराष्ट्र और कच्छ में लोग हमारे साथ ही रहे हैं। सौराष्ट्र और गुजरात के पूरे लोग हमारे साथ रहे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। और इस बार चुनाव में हमको 125 प्लस बढ़ोतरी से हम जीतेंगे और गुजरात में फिर सरकार बनाएंगे। नहीं, मैं कच्छ और इसकी बात कर रहा हूँ। सौराष्ट्र में आप 48 पे सिमट गए थे, जहां 89 सीटें जहां चुनाव हो रहे हैं उनमें 48 पर आप सिमट गए थे। हाँ, वो बात सही है आपकी, लेकिन इस बार पूरा रिकॉर्ड तोड़ेंगी, पूरे गुजरात का एक इतिहास नया बनाएंगे इस बार। ऐसा क्या आपने जादू की छड़ी घुमा दी कि रिकॉर्ड तोड़ देंगे? क्या हो गया ऐसा? महंगाई नहीं, बढ़ी हमने हुई तो है, जादू की छड़ी नहीं घुमा दी है, खाली विकास किया है, पूरे गुजरात का विकास ही किया है पूरा। महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, जीडीपी कम हो रही है, उसके बाद भी गुजरात में आप इस सौराष्ट्र में 89 सीटों में रिकॉर्ड बना देंगे। हाँ, रिकॉर्ड बना लेंगे, क्योंकि हमारे गुजरात में जनता हमारे साथ ही रही है, भाजपा सरकार के साथ ही रहेगी। और नरेंद्र भाई हमारे जो वड़ा प्रधान है और बीजेपी में हमारे मुख्यमंत्री उपेंद्र भाई पटेल है, जो गुजरात में जो स्पीड से काम कर रहे हैं अभी जी, वो देखते हैं कि पूरे देश नहीं, पूरे वर्ल्ड में डंका बजा हुआ है हमारे वड़ा प्रधान मोदी का। अभी तो गुजरात के डंके की बात कर लें, ऐसा मैंने प्रधानमंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर गुजरात चुनाव में वो छोटी छोटी सभाएं भी करेंगे तो ये कहीं ना कहीं चिंतित होने वाली बात है। कुछ आपके इंटरनल सर्वे है उसमें कुछ आ रहा है ऐसा कि उनको इतना ज्यादा प्रचार करना पड़ा? सॉरी, आपकी थोड़ी आवाज नहीं आ रही है मुझे। देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के चुनाव में जिस तरह उन्होंने ताबड़तोड़ सभाएं की, छोटी छोटी भी सभाएं की, इससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, कुछ गड़बड़ है, इस कारण प्रधानमंत्री जी को इतनी सभाएं करनी पड़ी। नहीं सर जी, कोई गड़बड़ नहीं है। वो तो हमारे मोदी जी हमारे गुजरात के हैं और हमने वहाँ उसको दिल्ली भेजा हुआ है, लेकिन वो हमको मिलने के लिए चुनाव में आया है, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के पास मिलने के लिए आए हुए। चलिए, हसूगिरी गोस्वामी जी हैं, कांग्रेस के हैं, नेता हैं। गोस्वामी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। पिछली बार माहौल अच्छा था, तब 38 सीटें आई थी। बीजेपी का उतना माहौल नहीं था तो 48 आ गई थी। हम 89 सीटों की बात कर रहे हैं। अभी हमारे साथ निमेश जी कह रहे हैं कि अभी भी जनता उनके साथ है और इस बार पूरी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। देखिए, पहली बात तो मेरी ये सुनी है जी कि घर पे बैठ के गुजरात का माहौल पता नहीं चलता। जी, जो भाई साहब बोल रहे हैं जी, कि बीजेपी का माहौल है, घर पे बैठ के नहीं पता चलता, उसको गुजरात आना पड़ेगा कि कांग्रेस और बीजेपी का एक कैसा इधर माहौल है। नहीं तो वो गुजरात से ही, निमेश जी गुजरात से ही हैं। गुजरात से है ना जी, तो उसको पता चलना चाहिए कि हमारे माननीय श्री वड़ा प्रधान मोदी जी साहब है, दर दूसरे दिन इधर आ जाते हैं, जी, तो उसको भी पता है कि कितना माहौल खराब है। तो हर दूसरे दिन ना आए, क्या कोई रोक है उनके आने में? नहीं, रोक नहीं है। जी,
विधानसभा के चुनाव में माननीय वड़ा प्रधान दो तीन दिन में आए तो आप समझ सकते हो कि बीजेपी का माहौल कितना खराब है यहाँ पे। चलिए, आपका माहौल अच्छा है क्या, आपकी पार्टी कांग्रेस का? एकदम अच्छा माहौल है। देखिए, एक तो बीजेपी है, आप हैं, और आप पार्टी अलग आ गई है, आम आदमी पार्टी वो ऐसी। तो बीच में है ना सर जी। जी, आम आदमी पार्टी आपके वोट काट रही है, बीजेपी के नहीं। हाँ तो बीजेपी का तो नहीं काटेगी ना सर जी, वो भाजपा की तो बी टीम है ना। जी, वो भाजपा की बी टीम है। नहीं तो फिर आप ही के वोट काट रही तो आप कैसे? पिछली बार 79 सीटों पे सिमट गए थे, इस बार और कम हो जाएंगे ऐसी स्थिति में तो। अभी इस बार बोलना चाहता हूँ मैं, 30 सीट पे ही सिमट जाएगी इस बार कांग्रेस पूरी। कितनी सीटों पे? 30 सीटों पे। चलिए गोस्वामी जी, 30 सीटों पे सिमट जाएंगे, बीजेपी का दावा है। नहीं, हमारे को लोक समर्थन ज्यादा है, महंगाई, बेरोजगारी। अभी वो आपने देखा होगा कि जो मोदी का वो खाली अब बात अरे करने देते हैं, लेकिन- निमेश जी रुकिए, उनकी बात आ जाने दीजिए, फिर बोलिएगा आप जी। ओके। गोस्वामी जी। हाँ निमेश जी, मेरी बात सुनिए। जब आप बोलते हैं तो मैं बीच में नहीं बोलता, मैं आपकी बात सुनता हूँ। जी, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ का लोक समर्थन हमारे कांग्रेस के साथ है। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगे हैं, बराबर। अभी भी थोड़े दिन पहले मोरबी में ब्रिज टूटा, जी। करप्शन की वजह से टूटा, कितने आदमी मर गए। नहीं तो जो भी आप मुद्दे बता रहे हैं वो हाँ जी। मुद्दे, उन मुद्दों को लेके, महंगाई से लेके, बेरोजगारी से लेके, पुल के मुद्दे से ले करके जो मतदाता है वो आम आदमी पार्टी की तरफ भी तो जा सकते हैं। नहीं, आम आदमी कहीं भी रेस में भी नहीं है। पूरे लास्ट 10 दिनों में उसने अपना प्रचार भी बंद कर दिया है गुजरात में। ऋतु जी, प्रचार बंद कर दिया क्या आपने? जी, मेरे दोनों भाजपा के और कांग्रेस के भाइयों को शायद पता नहीं है, हमारा भरपूर प्रचार जारी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और पंजाब के मुख्यमंत्री जी और सभी माननीय हमारे पार्टी के बड़े नेता सब ने यहाँ पे रैलियां कर रही हैं और चालू हैं रैलियां, और जो जनता का एक प्यार मिल रहा है, उनको समर्थन मिल रहा है, वो अविस्मरणीय है। जहाँ भी केजरीवाल जी जाते हैं, जहाँ भी भगवंत मान जी जाते हैं, और जन समूह उन्हें प्यार देता है, उनके साथ आता है, समर्थन देता है। और ये एक हमारी पार्टी के लोक लाडली जो लीडर्स हैं, उनका एक ऑरा है। उन्होंने जो लोगों को बताया है कि जिस प्रकार परिवर्तन आ सकता है, किस प्रकार वो हो सकता है जो जनता चाहती है, जो 27 सालों में नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से आप देखिए, और जिस जहाँ भी रैलियां हो रही हैं, अपार जनसमूह हमारे साथ आ रहा है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि प्रचार नहीं हो रहा है। तो हाँ, डर के कारण कुछ जगह पे हमारे अखबारों में और मीडिया में हमारे प्रवक्ताओं को हमारा न्यूज आने के लिए मना शायद कर दिया गया है, परंतु प्रचार जारी है और हमारे सभी नेता कार्यकर्ता जमीनी लेवल पर भरपूर प्रचार कर रहे हैं। देखिए, अमित शाह जी ने कहा है कि 30 सीटों पे सिमट जाएगी कांग्रेस और आपका खाता भी नहीं खुलेगा। आपको शायद याद हो, अरविंद केजरीवाल जी ने एक संवाददाता जी के से जब वार्ता करी थी तो उन्होंने स्टेज पर नोट बुक लिख कर दिया था जी। तो वो काफी वायरल हो रहा है जो उन्होंने लिख कर दिया है। तो मेरे को आगे बोलने की जरूरत नहीं, वो लिखा हुआ उनका ट्वीट या उनका वीडियो सब वायरल होगा। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस की 5 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। तो ये तो 8 तारीख को निर्णय हो ही जाएगा जी। अभी सिर्फ कुछ ही दिन शेष हैं। जो लिख के दिया है वो दर्शकों को बता दीजिए ना, क्या लिख के दिया है, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, उन्होंने लिख कर दिया, मैंने बोला अभी कि कांग्रेस की 5 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। और बीजेपी की? कांग्रेस हार रही है। बीजेपी की सीट जनता तय करेगी, बताएगी जनता। मैंने तो आपको वो बताया जो मुख्यमंत्री जी ने लिखा है। भाई, केजरीवाल जी ने लिख के दिया है, मैं मानता हूं कि बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं वो, उसमें
तो ये भी बता देते कि किसकी सरकार बनेगी। कांग्रेस ठीक है 5 से ज्यादा नहीं आ रही, लेकिन अपनी सीट तो बता देते हैं हम कितनी आ रहे हैं। जी, हमारी सीट भी जनता तय करेगी और केजरीवाल जी ने कहा है कि रिजल्ट से 2 दिन पहले उनसे पूछेगा तो जरूर बताएंगे। और हमने हर जगह रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। हमने दिल्ली में भी रिकॉर्ड ब्रेक करा, पंजाब में भी रिकॉर्ड ब्रेक करा और हम गुजरात में भी निश्चित रूप से रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। लेकिन ऋतु जी, जहां जहां आपने रिकॉर्ड ब्रेक किया है वहां कांग्रेस को रिप्लेस किया है, भाजपा को कहीं नहीं किया है। भाजपा उत्तराखंड में थी, वहां आपका खाता नहीं खुला। देखिए, कांग्रेस को रिप्लेस किया या किसी और पार्टी को नहीं किया, मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि जो शासन वहां चल रहा था उससे लोग काफी नाराज थे, लोग बदलाव चाहते थे और लोग ये देख रहे थे कि सालों साल से जो राजनीति चली आ रही है उससे त्रास हो रहा था, त्रस्त थी जनता। और ऐसी इसी प्रकार से गुजरात की जनता भी 27 सालों के शासन से त्रस्त है। यहाँ की सिचुएशन, यहाँ की आप आके देखिए जमीनी स्तर पे यहाँ क्या सिचुएशन है, यहाँ के सरकारी स्कूलों की क्या हालत है, यहाँ के सरकारी दवाखानों की क्या हालत है, रोजगार की क्या हालत है, बहुत बुरी हालत है। और महंगाई होने वाली का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। जीएसटी इतना बढ़ गया है, वैट सबसे ज्यादा है, यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी रेट सबसे ज्यादा है। तो ये बेचारी गुजरात की जनता कहाँ तक खैर मनाएगी, कब तक चलेगी? एक इंसान कब तक ये देखेगा कि एक छोटी सी इनकम में वो इतना ज्यादा महंगाई के साथ किस प्रकार जी सकता है? तो अरविंद केजरीवाल जी ने ये गारंटी हमारे गुजरात के लोगों के सामने दी है और उन्होंने ठोक बजा कर ये बात कही है कि जो वो कह रहे हैं वो करेंगे जरूर। चलिए, हम आपके पास आते हैं, आपके घोषणा पत्र के बारे में बात करेंगे। अनिल जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल जी। अनिल जी, 89 सीटों पे कल मतदान हो जाएगा, मतलब प्रचार प्रसार तो कल ही खत्म हो गया होगा, अब डोर टू डोर कन्वेंसिंग चल रही होगी। क्या लगता है, ये माहौल आपने काफी गहराई से पूरे गुजरात को देखा है, इसके पहले के चुनाव भी आपने देखे हैं। पिछली बार जो ये सौराष्ट्र का एरिया है, कच्छ का एरिया है और दक्षिणी गुजरात का एरिया है, और यहाँ 89 सीटें ये आती हैं। पिछली बार 48 भारतीय जनता पार्टी, 38 कांग्रेस और 3 अन्य के खाते में ये गई थी। इस बार क्या स्थिति होगी, खासकर आपके उपस्थिति के कारण? क्या त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है? और त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है तो नुकसान किसको हो रहा है, कांग्रेस को या बीजेपी को? देखिए, गुजरात में फिलहाल जो मौजूदा स्थिति की अगर मैं बात करूं तो इस बार सभी चिंता में है। विशेषकर चिंता भारतीय जनता पार्टी के लिए है क्योंकि वो मौजूदा यहाँ पर शासक पक्ष की तरफ मौजूद है। दूसरी सबसे बड़ी चिंता कांग्रेस के लिए है क्योंकि वो विपक्ष में था कल तक जब तक आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर दस्तक नहीं दी थी। अब मौजूदा हालात ये हैं कि हर बार क्या होता था, हर बार चुनाव में, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, लेकिन होता ये था कि जब किसी से आप पूछते थे तो एक जवाब आपको मिलता था। लेकिन इस बार गुजरात की जनता के पास जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं दे रहा। मतलब एक बात ऐसी है कि गुजराती में कहा जाता है कि भाई जब 10 लोग बैठते हैं आपस में तो पूछते हैं कि भाई शू लागे थे, मतलब क्या लग रहा है। लेकिन इस बार जो जवाब आ रहा है वो जवाब ही नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा है कि एक खामोशी सी छाई हुई है। इस बार ये तय नहीं हो पा रहा है कि बेसिकली जनता है किसके साथ। इसलिए एक ये जो अंडर करंट चल रहा है कि ये खामोशी आखिर झुकेगी किसकी तरफ, ये बीजेपी की तरफ जाएगी, कांग्रेस की तरफ जाएगी, आम आदमी पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, दावे कर रही है, इनकी तरफ जाएगी, ये कहाँ जाएगी। तो इस बार जो सबसे बड़ी चिंता है वो सभी पार्टियों के लिए है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो चुनाव प्रचार है उसमें एक तरह से फौज को तैनात कर दिया है। मतलब कोई बाकी नहीं है। 4 राज्यों के सीएम गुजरात में इस बार प्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार एक बार फिर सत्ता में कायम हो। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं जी। 2022 में ये जो चुनाव होगा और इसके ये जो भी परिणाम होंगे, ये जो परिणाम है वो हिंदुस्तान भर में ये रिफ्लेक्ट करेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी को अगर मानो कि हार होती है, सत्ता गंवानी पड़ती है, तो ये बहुत बड़ा डैमेज होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। वहीं अब बात आते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बाकी परिस्थितियों के ऊपर। तो कांग्रेस जो कल तक विपक्ष में थी, 2012 के बाद 2017 में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़कर केंद्र में गए थे और पाटीदारों का जिस प्रकार से उन्हें साथ मिला था, वो साथ पाकर भी वे 2017 में अपनी सत्ता गुजरात में नहीं कायम कर पाए थे। ये उनके लिए बहुत ही गहन अध्ययन करने की बात थी। अब 2017 में जो पाटीदारों ने कांग्रेस पर इस तरह से जो भरोसा जताया था
जी। उनकी मांगों को लेकर, जरूरतों को लेकर, चाहे वो आरक्षण को लेकर हो, तो उन जरूरतों, मांगों और उन चीजों पे कांग्रेस खरी नहीं उतर पाई। तो कांग्रेस के प्रति जो सबसे ज्यादा गुस्सा यहाँ पर पटेलों में या पाटीदारों में देखने को मिल रहा है, उसका सीधा सीधा फायदा सिर्फ दो व्यक्तियों को मिल सकता है। एक, जो गुजरात के पुत्र कहे जाते हैं नरेंद्र मोदी, जो सालों से यानी कि 27 साल से यहाँ पर गुजरात में सत्ता पर है, और दूसरे वो अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अभी इस वर्ष की चुनाव में, ये विधानसभा चुनाव में दस्तक दी है। हालांकि इससे पहले वो नगर पालिका और वो चुनाव लड़ चुके हैं। तो सॉरी जी। तो यहाँ पर जो सेकंड पार्टी जो कहते हैं उभर के आने वाली जो बात है, वो आम आदमी पार्टी होती जा रही है। मतलब वो जो नाराजगी थी, वो नाराजगी जो एक तरह से जो बीजेपी को इफेक्ट करने की थी, वो अब कांग्रेस को इफेक्ट करती हुई नजर आ रही है। जी। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस है, उसमें यदि आप देखें तो इन 89 बैठकों पर उनका जो प्रचार और प्रसार रहा है, उसमें आप कोई बड़े चेहरे आप नहीं देखेंगे। जी। राहुल गांधी की बात की जाए, या फिर सोनिया गांधी की बात की जाए, या फिर प्रियंका गांधी की बात की जाए, एक बार केवल राहुल गांधी आए थे। उसके अलावा गुजरात में कोई ऐसा बड़ा चेहरा या कोई ऐसी बड़ी हस्ती देखने को नहीं मिली कि जिन्होंने प्रचार की भागदौड़, एक तरह से कहते हैं कि अगुवाई की हो। जी। जी। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हर बार ये प्रयास करने में लगे हैं कि किसी प्रकार से पाटीदारों को मनाया जाए। जी। मैं बार बार कहता हूं कि गुजरात में एकमात्र चिंता यदि भारतीय जनता पार्टी को है, तो केवल वो पाटीदारों की है, क्योंकि पाटीदार फैक्टर है जो तकरीबन गुजरात में होने वाले चुनाव के अंदर 80 से 90 सीटों पर फर्क मतलब पड़ सकता है। जी। तो भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास में है कि किसी तरह से पाटीदारों को मनाया जाए। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, जी। आम आदमी पार्टी में ये है कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव की कमान संभाल कर रखी है। एकमात्र वो हैं जो सभी कहते हैं कि चाहे वो रेवड़ी कल्चर हो, चाहे वो मुफ्त देने की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, तो हर चीजों को लेकर वही एकमात्र व्यक्ति हैं जो अगुवाई कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने जो रेवड़ी कल्चर या जो मुफ्त देने की बात है, वो जो दिल्ली में लागू की है, और उसके बाद जो पंजाब में लागू करने की बात है, ये दिल्ली, पंजाब और गुजरात में जमीन आसमान का फर्क है। जी। जी। यहाँ पर वो चीजें मुमकिन नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अब गुजरात की जनता के पास एकमात्र ये विकल्प है कि कांग्रेस पर तो जो उन्होंने भरोसा जताया था, वो कभी एक मजबूत विरोध पक्ष बन नहीं पाए, कि जिसका खामियाजा 27 साल से वो सरकार में आ ही नहीं पाए। जी। अब आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में से तय करना है कि नरेंद्र मोदी, जिन पर सालों से उनका विश्वास था, उन्हें सत्ता में फिर से बनाए रखा जाए, या फिर अरविंद केजरीवाल पर, उनकी बातों पर, उनकी लुभावनी बातों पर, उनके रेवड़ी कल्चर पर, उनकी मुफ्ती वाली बातों पर कहते हैं कि आकर एक बार उन्हें मौका दिया जाए। तो अंडर करंट जो है, वो अंडर करंट सबके लिए चिंता का विषय है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब हार्दिक पाटीदार के जाने से कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना नहीं पड़ेगा, ये अलग बात है। हमारे साथ मुक्ता जी हैं, एसोसिएट एडिटर। मुक्ता जी, क्या लग रहा है 89 सीटों पे कल मतदान हो जाएगा? मतलब कल ही ये लगभग तय हो जाएगा कि किसकी सरकार वहां बनेगी? जी बिल्कुल। अभी जैसा आप बता रहे थे कि जो अंडर करंट है, खामोश है, जनता बिल्कुल खामोश है, समझ नहीं आ रहा लोगों को, जनता चुप है, बोल नहीं रही है। और जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने माहौल बनाया है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी वेस्ट बंगाल का चुनाव। आपको ध्यान होगा वेस्ट बंगाल में अभी जब चुनाव थे तो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, पूरी ताकत झोंक दी थी। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, तमाम बड़े लीडर्स सब पहुंचे थे वेस्ट बंगाल में, और एक माहौल ऐसा आ गया था कि अब तो खेला होगा, दीदी गई। लेकिन हमने क्या देखा था उस समय, इतना प्रचार प्रसार के बावजूद जो है ममता बनर्जी बनी रही, कायम रही। तो क्या गुजरात में भी वही होगा? क्योंकि देखिए कांग्रेस जो है उसने अपनी ताकत नहीं झोंकी है, क्योंकि राहुल गांधी अभी जो है वो अलग उसमें है, वो अपना पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, वो आगे की सोच रहे हैं। अभी वो किसी भी इलेक्शन में कांग्रेस का फोकस बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा। चाहे हमने हिमाचल में देखा, गुजरात में भले ही वो 2 दिन के लिए गए थे, लेकिन उनका फोकस इस वक्त नहीं है।
तो आम आदमी पार्टी जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रही है, मैं इसकी तुलना वेस्ट बंगाल के चुनाव से करना चाहूंगी कि वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल में मुक्ता जी अलग मुद्दा था, वहाँ उनकी ममता बनर्जी की सरकार थी, यहाँ बीजेपी की ही सरकार है और बीजेपी ने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी। मैं वही कहना चाह रही हूँ, बीजेपी ने भी प्रचार प्रसार किया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी तो ताकत झोंकी है ना, ताकत झोंकी है, एक माहौल बनाया है। ऐसे ही माहौल बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में बनाया था। मैं ये कहना चाह रही हूँ, माहौल बना है, लेकिन क्या ये माहौल वोट्स में तब्दील होता है, ये देखना होगा। चूंकि अभी जिस तरह से कहा जा रहा था कि जनता एकदम चुप है, खामोश है, कुछ नहीं कह रही, अंडर करंट में किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या होने वाला है। और वो कल, हालांकि जब वोट प्रतिशत पता चलेंगे कि तब कुछ ना कुछ एक इंडिकेशन मिल सकता है कि जनता का मूड क्या है, जनता क्या सोच रही है। जी निमेश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। नमस्कार। अभी जब गोस्वामी जी कुछ कह रहे तो आप बीच में बोलना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे आप? अरे मैं रितु जी से वो बोलना चाह रहा हूँ कि हमारी फाइट है ना आम आदमी पार्टी से है ही नहीं, हमारी फाइट कांग्रेस से है। आम आदमी पार्टी गुजरात में कुछ थी नहीं और होगी भी नहीं जी, कि आम आदमी पार्टी की एक सीट भी गुजरात में आने वाली नहीं है। लेकिन 27 साल के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कैसे दूर करेंगे? एक होता है 27 साल से प्रजा के साथ ही हम रहे हैं, लोगों के, गुजरात की जनता के साथ हमने काम किया हुआ है। और राजकोट की जो आप सौराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो सौराष्ट्र की मैं आपको ये बता दूं कि सौराष्ट्र में है ना, राजकोट जो ऐसा एपी सेंटर बन गया अभी, जैसे गांधीनगर हमारे गुजरात का है, वैसे वहां पे एम्स दिया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, और अभी एयरपोर्ट दिया हुआ है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया हुआ है। लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी पहले, सौराष्ट्र वाले को गुजरात जाना पड़ रहा था, कहीं भी विदेश जाना हो या आउट ऑफ कंट्री जाना हो कहीं भी, तो भी ये हमारे लिए प्योर बेनिफिट है कि भारतीय जनता पार्टी की श्योर सरकार बनेगी और गुजरात के लोग हमारे साथ ही रहेंगे। देखिए निमेश जी, विदेश जाने वाले मुश्किल से 1-8% होंगे जिनके वोट से आपकी सरकार नहीं बननी है। सरकार आपकी बननी है जो डेली फल सब्जी खरीदता है, जो डेली पेट्रोल डलाता है, गैस सिलेंडर खरीदता है। पेट्रोल और गैस सिलेंडर की स्थिति आप देखिए क्या स्थिति है, उन्हीं वो मतदाताओं से आपकी सरकार बननी है। हाँ वही मैं आपको वही बता देता हूँ ना कि आज से एग्जैक्ट 7 साल 8 साल 10 साल पहले आप पंचर कराने जाते थे ना, छोटा सा पंचर साइकिल या मोटरसाइकिल में भी 5 रुपए 10 रुपए में पंचर हो जाता था, अभी उसके भी 100 रुपए हो गए जी। इसीलिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। नहीं, लोगों की आमदनी बढ़ी हुई है ऑलरेडी। जो आपने फ्लैट प्रॉपर्टी वो वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी लिया हुआ है उसमें अभी बढ़ गया है ना, आप देखो तो 10-10 गुना 15 गुना। तो वैसे जैसे जैसे आगे जाएंगे हम, देश बढ़ता जाएगा। मोदी साहब हमारे आगे आगे देश, भारतीय जनता पार्टी अभी काम कर रही है पूरा, और इस बार 2022 में सरकार बना के और आगे हम काम करेंगे। मतलब जैसे जैसे आगे जाएंगे आप महंगाई बढ़ाते जाएंगे? महंगाई तो सर हमारे ऊपर डिपेंड है, लेकिन इतनी बढ़ती है हमारे देश में जाए तो इतनी बड़ी हुई नहीं है अभी। जी गोस्वामी जी, चलिए ये तो निमेश जी ने, गोस्वामी जी मेरी आवाज आ रही है? निमेश जी ने ये तो स्वीकार किया कि आप हैं फाइट में, मतलब कांग्रेस फाइट में है, आम आदमी तो कहीं है ही नहीं। ये आपके लिए अच्छे साइन है। हालांकि हमारे जो अनिल पांडे जी हैं बहुत गहराई से अध्ययन किया है उन्होंने, राजनीति पूरे गुजरात में वो घूमे हैं। उनका कहना है कि अंडर करंट है, मतदाता चुप है, और आम आदमी पार्टी के आने से कुछ चौंकाने वाले भी परिणाम आ सकते हैं। आप पे बहुत भरोसा जताया था पिछले चुनाव में पाटीदारों ने, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए, मजबूत विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाए। ऐसी स्थिति में कैसे आप सोच रहे हैं कि आप सरकार बना लेंगे? पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे बीजेपी वाले भैया को अभिनंदन देना चाहता हूँ कि उसने बोल दिया कि हमारी फाइट आम आदमी से नहीं है जी। उसने स्वीकार कर लिया कि आम आदमी उसकी बी टीम है जी। पहला तो ये बात रखना चाहता हूँ। और दूसरी बात जी, ये हमारे भैया बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे दिया, जिसका जवाब आपने दे दिया कि भाई एयरपोर्ट में जाने वाले रोज के आदमी नहीं होते। सरकार हमेशा गरीबों से बनती है, पब्लिक से बनती है। रोज जाने वाला कोई एयरपोर्ट नहीं होता, किसी को विदेश रोज नहीं जाना पड़ता जी। और ये गरीबों की जो सरकार है वो कांग्रेस सरकार है जी। और हम दावे से कह रहे हैं कि हम 125 तक जाएंगे गुजरात में। और बात रही विरोध पक्ष में कि हम मजबूत से नहीं लड़े,
तो वह बात झूठ है। हमने कांग्रेस पक्ष ने कभी भी कोई भी मुद्दा हो जनता के खिलाफ, हमने सब मुद्दे उठाए, हमने आवाज उठाई है, बराबर गली गली में आवाज उठाई है, नुक्कड़ पे आवाज उठाई है, बराबर। जी गोस्वामी जी, कोई भी इलेक्शन में, स्टेट का इलेक्शन हो या देश का इलेक्शन हो, माहौल बनता है नेताओं से, स्टार जो लीडर्स हैं उनसे। आपके यहाँ 2 दिन के लिए भले चले गए होंगे राहुल जी, हाँ जी, ठीक है, वो भारत जोड़ो यात्रा में बिजी है, 2 दिन के लिए गए। प्रियंका जी खाली थी, सोनिया जी कुछ सभाएं कर सकती थी। ऐसी स्थिति में जब आप कह रहे हैं हम पूरे दमखम से लड़ रहे हैं, पूरा प्रचार प्रसार हो रहा, आपने अपने स्टार प्रचारक ही नहीं उतारे, फिर कैसे आप सोच रहे हैं कि मतदाता आपकी तरफ माहौल बनाएंगे? सर जी, मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार प्रचारक उतारने से कोई जंग जीती जाती है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि मोदी जी रोज आ रहे हैं, तो स्टार प्रचारक, एक तरफ कह रहे हैं स्टार प्रचारकों से जंग नहीं जीती जाती। मैंने मेरी बात सुनिए, मैंने सिर्फ मोदी जी का ही बोला। तो वो देश के प्राइम मिनिस्टर है जी, वो देश के प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर को एक दो दिन में यहाँ पे आना पड़ता हो तो उसको आप समझ लीजिए कि बीजेपी का माहौल कितना खराब है जी। लेकिन कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता ही नहीं है कि जो गुजरात में आगे ले जा सके कांग्रेस को। चलिए निमेश जी सुन लीजिए उनको पहले, गोस्वामी जी को। जी गोस्वामी जी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि कोई उसके नेता, बीजेपी वाले नेता कहीं पे जा भी नहीं सकते। कोई गली चौराहे पे जाके, अभी आपने देखा होगा कोरोना में जी गुजरात की हालत बहुत खराब थी। ऑक्सीजन के लिए आदमी दर दर भटक रहा था। आपने कभी कहीं देखा होगा, कहीं मीडिया में देखा होगा, आपने सुना भी होगा जी, बराबर। जब नोटबंदी हुई तो आदमी को कतार में लगा दिया जी, कोरोना हुआ तो ऑक्सीजन के लिए कतार में लगा दिया जी। उसके नेता, बीजेपी के नेता गली मोहल्ले पे में कहीं भी जा सकते नहीं है। ये बीजेपी वाले सिर्फ मोदी का चेहरा सामने रख के वोट मांगने निकल रहे, इसलिए मोदी साहब को एक दो दिन में गुजरात आना पड़ता है। लेकिन आकर के माहौल तो बना जा रहे हैं ना बीजेपी के पक्ष में। किसने कहा? आपने किसने कहा? अभी राजकोट में 2 दिन के पहले थे, आपने कहीं देखा होगा, कोई मीडिया वाले ने दिखाया होगा तो आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि वहां की कुर्सियां खाली थी, सभा में खाली थी, उसके डोम खाली थे। लेकिन गोस्वामी जी आप कह रहे हैं कि कोरोना के कारण बीजेपी वाले नेता गली मोहल्ले नहीं जा सकते। यही स्थिति जो गुजरात की खराब थी, उत्तर प्रदेश में भी थी, उत्तराखंड में भी थी और गोवा में भी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश भी जीत गए, ये उत्तराखंड भी जीत गए और गोवा भी जीत गए। मेरी बात सुनिए सर जी, मैंने नहीं ऐसा कहा कि कहाँ स्थिति खराब थी। बस सबसे ज्यादा खराब गुजरात में थी और गुजरात में बीजेपी की सरकार थी। जी वहां भी थी, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की ही सरकार थी। हाँ, और जिसने आपको झोली भर के जो वोट दिए हैं, तो आपकी फर्ज बनती है कि पब्लिक पे कोई तकलीफ आए, कोई कुछ भी हो जाए तो उसको, उसका नेता उसके सामने खड़ा होना चाहिए। और हमारे कार्यकर्ता जो 27 साल से सत्ता में नहीं है, फिर भी कोरोना काल में ऑक्सीजन के से लेकर कुछ भी सुविधा के लिए 0 ग्राउंड पे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। जी जी, चलिए 0 ग्राउंड में थे, ठीक है, स्टार प्रचारक नहीं रहे, कार्यकर्ता ही चुनाव जिताते हैं। पहली बात तो ऋतु जी आपसे ये कि आपको बार बार बी टीम क्यों बोला जा रहा है बीजेपी का? देखिए, मेरे दोनों आदरणीय मित्र जो कांग्रेस और बीजेपी के हैं, तो हम पहले तो मैं उन्हें ये बताना चाहूंगी कि ना तो हम ए टीम है ना बी टीम है, हम आम आदमी पार्टी हैं जी। और हमारा एक इंडिविजुअल अलग कैपेसिटी में आम आदमी पार्टी का एक अस्तित्व है। देखिए, इतनी देर की हमारी बहस में मेरे दोनों मित्रों ने एक बार भी ये नहीं कहा कि उनकी पार्टी जनता के लिए क्या करने वाली है, क्या एजेंडा के साथ चुनाव में मैदान में आ रही है। वो जो 27 साल से जनता की प्रॉब्लम्स हैं, देखिए इनके नेता, मैं गुजरात वडोदरा से ही हूँ और मैंने भी यहाँ पे जो 2017 के असेंबली इलेक्शन भी लड़ा था। तो हम लोगों जब भले ही हम उस समय हमारी पार्टी कुछ भी नहीं कर पाई, एक समझिए कि एक शुरुआत थी, परंतु जब हम डोर टू डोर जाते थे और अब भी जैसे हम डोर टू डोर जा रहे हैं, तो हर विधानसभा से लोग ये कहते हैं कि यहाँ तो चेहरा ही नहीं दिखता कि हमारा एमएलए कौन है।
और जिस विधानसभा से मैंने चुनाव लड़ा था उस विधानसभा में तो हालत ये थी कि वहाँ के एमएलए इतने बुजुर्ग हैं, इतने बड़े नेता हैं, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। जी। तो आप सोचिए कि जब ऐसा हमारा विधायक होगा तो वो जनता के बीच में कैसे जाएंगे, वो जनता की बात कैसे सुनेंगे। अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता लगातार जनता के साथ जा रहे हैं, उनसे उनकी समस्याएं पूछ रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए वो पूछ रहे हैं। तो एक कनेक्ट हो रहा है लोगों के साथ, लोग उन्हें अपनी पीड़ा बता रहे हैं। सूरत में अरविंद केजरीवाल जी ने हीरा व्यापारियों के साथ, टेक्सटाइल व्यापारियों के साथ सभा करी। उन्होंने पुरजोर ये बताया कि उनकी क्या समस्याएं हैं। अंदर खाने यह भी बताया कि किस प्रकार से उनको लोकल नेताओं से डर लगता है, किस प्रकार वो घबराए रहते हैं। तो हमारे कांग्रेस के और भाजपा के मित्र ये भी तो बताएं कि अब आने वाले समय में उनकी सरकार क्या एजेंडा लेकर आ रही है, क्या कहने वाली है और किस उद्देश्य से जनता के बीच में जाएगी। तो और क्यों ये एंटी इनकम्बेंसी है, एक डिससेटिस्फेक्शन है रूलिंग गवर्नमेंट के साथ, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो। वहाँ के विधायकों से लोग खुश नहीं है, जनता के बीच में नहीं जाते। उनको इतना अहंकार हो गया है कि हम तो गेन केन सरकार है, हमारी ही सरकार है, और इनके पास कोई नेता भी नहीं है गुजरात में। ऋतु जी ये तो आपके ऊपर फिट हो रहा। देखिए आप पंजाब में लोकसभा भी जीत चुके थे, विधानसभा की भी सीटें थी, दिल्ली में पहली बार में आपको बहुमत नहीं मिला था, लेकिन फिर भी आप करीब 30-32 सीटें ले आए थे। तो ऐसी स्थिति में गुजरात में आपका कुछ नहीं है, तो जब स्थानीय लीडर आपके साथ नहीं होंगे तो आप सरकार कैसे बना सकती हैं? देखिए मत भूलिए कि सूरत में हमारे कॉर्पोरेशन में 27 सीटें हैं जी। ये एक अभेद किले को भेजना जैसा था और एक चौंकाने वाले आंकड़े थे जो सबके समक्ष आए। और उसके बावजूद हमारी पूरी गुजरात में हम 78 जगह पर हैं, ग्राम पंचायत जिला पंचायतों को मिलाकर। ऐसा नहीं है कि हमने गुजरात में कहीं अपने जमीन एकत्र नहीं करी है, परंतु अब जब ये विधानसभा के चुनाव है, इनमें किस प्रकार जनता निर्णय करती है ये तो जनता ही तय करेगी। परंतु मेरा ये कहना है कि देखिए हर समय एक शुरुआत तो होती ही है। शायद इस बार हमारी शुरुआत गुजरात में है, तो किसी को कॉम्पिटिटर नहीं मानना ये तो अहंकार होना हो कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आप 27 साल से जीते आए तो इस बार भी आप ही जीते। मत भूलिए कि दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार वर्षों वर्ष चल रही थी और उसको किस प्रकार से एक शून्य का चेहरा देखना पड़ा। दिल्ली में तो अन्ना आंदोलन ने खत्म कर दिया। दिल्ली में तो अन्ना आंदोलन का सहारा मिल गया था आपको। देखिए अन्ना जरूर एक आंदोलन से उभरी हुई हमारी आम आदमी पार्टी है, परंतु हमारी पार्टी के नेता ने, हमारे पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जनता के लिए काम करके उनका दिल जीता है और वो उसी की चर्चा हर जगह जाकर करते हैं। तो अब हम गुजरात की जनता का भी दिल जीतना चाहते हैं और गुजरात की जनता हमें मौका देना चाहती है, तो क्यों नहीं इस बार एक परिवर्तन की सरकार हो और क्यों नहीं इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार। जी जी निमेश जी, गोस्वामी जी कुछ कह रहे थे स्टार प्रचारकों को लेकर के, तो आपने कमेंट्स किया था, बताइए अब। अभी गुजरात की जनता है ना, गुजरात वालों के पास मतलब राजकोट सौराष्ट्र पूरा हमारा जो इलेक्शन है 1 तारीख को कल, तो हमारे साथ ही रहेगी गुजरात की जनता है। क्योंकि गरीब हो या अमीर हो ऐसी बात नहीं है। आप जो बोल रहे थे गरीब की सरकार है या पैसे वाले की सरकार है, ऐसा है ही नहीं कुछ। आपके जो मतलब मैं क्या बोलूं, राहुल जी को जो बकरी की खाल को, जो बकरी को शेर की खाल पहना देते हैं तो शेर नहीं बन जाता, उस टाइप से रहता है। ये क्या बोल रहे हैं आप? मतलब बकरी को आप शेर की खाल पहना दो तो शेर थोड़ी बन जाता है। तो ये किसके लिए कमेंट्स कर रहे हैं? ये किसके लिए कमेंट्स कर रहे हैं? ये कमेंट्स आपका किसके लिए है? गोस्वामी जी के लिए है। मैं गोस्वामी जी को बोल रहा हूँ कि पप्पू को पप्पू ही बोलेंगे। अब उसको आप शेर की खाल पहना दो तो शेर नहीं बनेगा। आप ये मत भूलिए, आप ये मत भूलिए कि 2004 से 2014 तक उनने सरकार चलाई है, आप विपक्ष में थे। हमारा गुजरात में लास्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो इलेक्शन गया, उसमें आपने जो प्रदर्शन देखा होगा कांग्रेस का, पूरा खराब था। आम आदमी का भी पूरा खराब था। तो इसलिए आप
वो देखते हुए हम सोचेंगे कि गुजरात की जनता है वो बीजेपी के साथ ही रहेगी, भारतीय जनता पार्टी के पास इसका भरोसा है और आगे भी वो साथ में रहेगी। देखिए गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं निमेश जी। निजती उसको तो बोल रहे हैं कि बकरी है राहुल जी और पप्पू है राहुल जी। जी अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरी इसके पहले भी डिबेट हो चुकी है, वहाँ भी आपने सुना होगा। मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, गुजरात की जनता भी बोल रही है कि आप गाड़ी बढ़ा दे ये करेंगे तो आगे जाके ऐसे थोड़ी है शहर बन जाएंगे, नरेंद्र मोदी बन जाएंगे या टागोर बन जाएंगे। चलिए गोस्वामी जी उत्तर दीजिए। हाँ जी सर, उत्तर दीजिए उत्तर। आपके लीडर पे बहुत बड़ा कमेंट्स कर रहे हैं निमेश जी। हाँ कमेंट तो मैंने सुना, ये भाषा उसको शोभा नहीं देती है जी मैं तो वही बोलूंगा। और ये जो रही बात पप्पू की बकरी की, वो हमारे कांग्रेस का बब्बर शेर है जी। तो वो गांधी परिवार ने आज तक पहले निमेश जी सुन लीजिए, आपने बात कही वो सुन रहे हैं। निमेश जी एक मिनट, मैं बताना वो चाह रहा हूँ, आपके गांधी परिवार ने अब तक भ्रष्टाचारी किए हुए है ना। आप बोल रहे हैं कांग्रेस नो काम बोले थे, लेकिन कांग्रेस का भ्रष्टाचार बोल रहा, काम नहीं बोल रहा है। तो 27 साल में आ गई होती आपकी। चलिए निमेश जी बात सुन लीजिए उनकी, आप बीच में वो नहीं टिप्पणी कर रहे हैं, आप भी सुन लीजिए, फिर आपको मैं फिर मौका दे दूंगा। जी गोस्वामी जी। मैं बता रहा हूँ कि वो हमारा कांग्रेस का बब्बर शेर है। वो तो बब्बर शेर था, उसका बाप भी बब्बर शेर था, राजीव गांधी जी। ठीक है जी जी। और रही बात भ्रष्टाचार की कांग्रेस की, जी बोलिए। हाँ रही बात भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो उसको बता दीजिए आपके गांधी परिवार में जो देश के लिए जितने लोगों ने बलिदान दिया ना, आपके भाजपा वाले ने कभी किसी के लिए बलिदान नहीं लिया देश के लिए। इसलिए तो हमारे इधर नहीं है ना जो। अरे निमेश जी सुन तो लीजिए भाई, निमेश जी सुन लीजिए बात, हम फिर आपके पास आएंगे, फिर आप बात कर लीजिएगा। जी गोस्वामी जी। गांधी परिवार ने जो देश के लिए बलिदान दिया है ना, वो पब्लिक पहचानती है बकरी कौन है और शेर कौन है जी। और रही बात भ्रष्टाचारी की, तो पूरे गुजरात की जनता जानती है कि भ्रष्टाचारी कौन है। अदानी और अंबानी की सरकार है जी। ये पब्लिक जानती है मेरे भाई, सुन लीजिए आप जी। अदानी और पब्लिक को मालूम है कि अदानी और अंबानी की सरकार है। वो जैसा बोलते हैं वैसे भाजपा सरकार करती है। जी आप बोलिए निमेश जी, अब आप कहीं बताइए। क्या बोलूं? आप गोस्वामी जी अपनी बात रख रहे थे तो आप बीच में टिप्पणी कर रहे थे। अब आपको मौका दे रहा हूं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ना अभी गोस्वामी जी को बोलने दीजिए, बाद में मैं बोलता हूँ थोड़ा। हाँ नहीं, गोस्वामी जी बोल चुके, अब आप बोलिए। आप बोलिए निमेश जी, गोस्वामी जी बोल चुके। ओके ठीक है। उन्होंने उल्टा आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार की सरकार आपकी है, अडानी अंबानी सरकार चला रहे हैं, न कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लीडर चला रहे। गोस्वामी जी को आपके नेता जो कांग्रेस के बैठे हुए हैं उसको मैं बोलना चाहता हूँ, जो भ्रष्टाचारी हमारी सरकार होती तो क्या हमको इतनी बड़ी लीड से हमको भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार बनाने देती, केंद्र में हमारी सरकार बनती जी। हम काम कर रहे हैं, काम की राजनीति कर रहे हैं। आपकी तरह मतलब बोल के ऐसा किया और आप ये गांधी परिवार की जो बात कर रहे हैं, तो गांधी परिवार में क्या है, जो पिता थे नेता तो लड़का आगे नेता आएगा, उसका लड़का चलेगा नहीं तो भी नेता बन के उसको मतलब बैकअप करके बिठा देंगे तो नहीं चलेगा ना ऐसा। जी अनिल जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। अनिल जी, पिछली बार 2017 में जो पाटीदार आंदोलन चरम पे था, हालांकि आरक्षण के लिए आंदोलन था, वो अभी भी नहीं मिला, वो कितना अभी भी जीवित है? और हार्दिक पटेल के भारतीय जनता पार्टी में आ जाने से कितना भाजपा को फायदा होगा? देखिए, मौजूदा जो मीडिया में जो बयान चल रहे हैं हार्दिक पटेल के आने के बाद, वो तो ऐसा है कि भाई हम तो छोड़ेंगे नहीं, हार्दिक पटेल ने गलत किया। और जो एक कहते हैं ना, दल बदलने के बाद जिस तरह से एक प्रकार से एक नेता का कार्यकर्ता के बारे में जिस तरह से टीका टिप्पणी होती है वही हो रही है। लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि हर नेता चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसके साथ उसके जो साथी होते हैं, मतलब जो फॉलोअर्स होते हैं, वो होते ही हैं। अब एक फॉलोअर्स होता है जो खुले मंच पर कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, और एक वो होता है जो बहाव के साथ बहता है और चुपके से अपना काम करके निकल जाता है। तो अभी हार्दिक पटेल के साथ जो युवा वर्ग है वो ऐसा युवा वर्ग है जो साइलेंट है,
जो कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा है, जो कुछ नहीं कर रहा है, जो समय आने पे वोट डालते वक्त अपना जो कहते हैं कि वीटो पावर है, जो अपना जो समर्थन है वो दिखाएगा। और वो 2017 में भी दिखाया गया था जब हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे। जी तो कहने का ये मतलब है कि पाटीदार ही एकमात्र फैक्टर है गुजरात के अंदर जो नाराजगी का कारण है। इसके अलावा जो महंगाई का जहां तक मुद्दा रहता है वो हर सरकार के लिए रहता है। जब तक व्यक्ति सत्ता पे नहीं आता है तब तक वो आम आदमी के लिए बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन सत्ता पर आने के बाद जैसे ही कहते हैं ना कि आटे दाल चावल का भाव पता चलता है, ये वही हालत हो जाती है नेताओं मंत्रियों की। क्योंकि गुजरात में जब तक नरेंद्र मोदी थे तो केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते थे और बाकायदा कहते थे कि हम गैस में घटा देंगे, हम पेट्रोल कम कर देंगे, हम डीजल कम कर देंगे, हम नौकरियां ला देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन आज इस केंद्र में गए हुए नरेंद्र मोदी को इतने टाइम हो गए हैं, हालत वही है। गैस सिलेंडर के भाव कहां से कहां पहुंच गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम भी आप कहने की कोई बात ही नहीं है। तो महंगाई एक ऐसी कहते हैं कि ऐसी तलवार है जो सत्ता में रहता है वो भी चलाता है और जो विरोध में रहता है वो भी चलाता है, जिससे जिसका जितना फायदा हो जाए। लेकिन इस महंगाई का चुनाव में असर कितना पड़ रहा है जी? इस महंगाई का चुनाव में असर कितना पड़ रहा है? देखिए इतनी महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, खासकर गैस सिलेंडर पेट्रोल डीजल को लेकर, क्या इसका असर पड़ रहा है गुजरात में? देखिए गुजरात की मैं तासीर बताऊं, यानी फितरत जो है वो गुजरात के लोग जो है ना वो बड़े मनमौजीले हैं। वो कमा कर खर्च करना जानते हैं। मतलब से कहते हैं ना कि बिंदास प्रजा जिसे कहते हैं कि तकलीफ से दुख से ये डरते नहीं है, सहमते नहीं है, उल्टा डटकर मुकाबला करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि विरोधी लहर में भी ये आगे बढ़ते रहते हैं। तो गुजरात की जो जनता है ना वो इस तरह से मजबूत है कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग ऐसे हैं कि अगर पेट्रोल के दाम 100 की जगह 150 हो जाएंगे तब भी वो उसी तरह से मनमौजीले रहने वाले हैं। महंगाई यहाँ पर अभी भी वो मुद्दा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार गंवानी पड़े, क्योंकि ये हालात एकमात्र राज्य के नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए है। उल्टा चुनाव आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने पेट्रोल के अंदर, सीएनजी गैस के अंदर, पीएनजी के अंदर रेट घटाए ताकि किसी प्रकार से जनता को आकर्षित किया जा सके। इतने आंदोलन हुए चुनाव से पहले, जितने धरना प्रदर्शन हुए, उन सब में सबकी मांगों को माना गया, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो होमगार्ड विभाग हो, चाहे वो सरकारी विभाग हो, मेडिकल विभाग हो, शिक्षक की अगर बात की जाए तो वहां भी कई मांगों को माना गया है। मतलब एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए सब वो काम किया कि जो उन्हें दोबारा सत्ता में लाया जा सके। लेकिन फिर भी अभी भी वही बात है कि पाटीदारों का रुख तय करेगा कि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आती है या नहीं आती है। क्या पाटीदार जो भरोसा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से हटाकर कांग्रेस पे जताया था जो सही नहीं हो पाया, क्या अब वो भरोसा केजरीवाल पे ये लोग जताएंगे? क्योंकि एक बात बहुत अहम है, केजरीवाल चाहे जो कहते हो, दिल्ली की या पंजाब की बात करते हो, लेकिन हिंदुस्तान में जो उनकी छवि है वो छवि विश्वास करने लायक वाली छवि नहीं है कि नेता पे आसानी से जनता भरोसा कर सके। और जो हालात दिल्ली और पंजाब के हैं, ये देखिए बहुत सारी बातें, डिबेट बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आप ये समझिए कि गुजरात की जनता यदि नाराजगी के बाद भी एक बार फिर यदि भरोसा करेगी तो केवल वो नरेंद्र मोदी पर करेगी और न कि अरविंद केजरीवाल पर या कांग्रेस पर, कि जिसके पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है, एक विपक्ष था वो भी वो उसे कायम ना रख सके। तो ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। अल्पेश और जिग्नेश जी कहाँ हैं? हार्दिक जी के तो नाम आ जाता है कि प्रचार कर रहे हैं। अल्पेश और जिग्नेश कहाँ हैं? अल्पेश कथीरिया जो है वो सूरत शहर में कुमार कानाणी के खिलाफ, यानी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है कुमार कानाणी के खिलाफ यहाँ वराछा बैठक से चुनाव लड़ रहे हैं। और जो कांग्रेस से जी नहीं, आम आदमी पार्टी से अल्पेश। और जो उनके दूसरे अल्पेश और जो उनके दूसरे साथी हैं जो धार्मिक मालविया है वो ओलपाड़ बैठक से, ओलपाड़ में भारतीय जनता पार्टी के मुकेश पटेल जो हैं उनके खिलाफ वो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब तो जिग्नेश जी की बात कर रहा हूँ। जिग्नेश मेवाणी की बात कर रहे हैं आप? जी हेलो। हाँ, जिग्नेश मेवाणी जी की बात कर रहा हूँ। हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। लगता है आवाज नहीं जा रही, मैं फिर से पहुंचूंगा। मुक्ता जी, चेहरे का कितना फर्क पड़ेगा? जैसा कि उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी पे अभी वो
विश्वास जनता नहीं करेगी और नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास कर रही है, तो ऐसी स्थिति में लगता है वन साइडेड चुनाव जाएगा क्या? देखिए, ये एकदम से प्रेडिक्ट करना तो बहुत मतलब ये हो जाएगी कि हम लोग भविष्यवाणी कर पा रहे हैं या भविष्य में देख पा रहे हैं। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे विश्वास करती है जनता, ये कल पता चल जाएगा जिस हिसाब से वोट प्रतिशत रहेंगे और जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने पूरी ताकत झोंकी है। तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो इमेज है वो फ्रीबीज देने की है, चाहे वो दिल्ली की बात करें या हम पंजाब की बात करें। अब गुजरात में क्या फ्रीबीज का वादा क्या हो पाएगा? मैंने जैसे पहले भी कहा कि इस चुनाव को जिस तरह से इसमें जो ताकत झोंकी है, जिस तरह से चुनाव प्रसार पूरा आम आदमी पार्टी ने किया, मैंने इसका कंपैरिजन वेस्ट बंगाल में जब बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी उससे किया, लेकिन वहां पे उनको सक्सेस नहीं मिला। तो क्या यहाँ पे सक्सेस मिलेगा आम आदमी पार्टी को? थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, छोटे से छोटे चुनावी सभा को भी संबोधित कर रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी है क्या वहां पे? ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोग चुप है, मतदाता चुप है, ठीक है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी उतनी ज्यादा नहीं है। हो सकता है जनता उन्हीं पे भरोसा करे, बीजेपी पे भरोसा करे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो केंद्र में है वो बीजेपी है और गुजरात जो है वो लगातार वो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करती आई है इतने सालों से। जी, एक बार फिर चलते हैं। अनिल जी, मेरी आवाज आ रही है अब आपको? जी जी। अनिल जी, जिग्नेश मेवाणी के बारे में पूछ रहे थे। हाँ, जिग्नेश जी, और किस पार्टी से लड़ रहे हैं वो? जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस से ही लड़ रहे हैं और वडगाम बैठक से वो चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी। और अल्पेश ठाकुर जी आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। जी। तो मतलब सब अलग अलग है। जो तिकड़ी कही जाती थी 2017 में, वो तिकड़ी अलग अलग हो गई है। ये तिकड़ी नहीं, ये आम आदमी, ये जो पास थी यानी पाटीदार आंदोलन, आरक्षण आंदोलन जो समिति थी, ये सिर्फ 3 लोगों पर नहीं बल्कि ये बहुत बड़ी फौज थी। और ये बहुत बड़ी फौज जो है वो हार्दिक पटेल के, कहते हैं कि आम आदमी ये जो पास थे वो पास को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद ही एक तरह से विभाजित हो गई, क्योंकि लोगों ने ये देख लिया कि हार्दिक ने अपना रास्ता तय कर लिया है, इसलिए सभी अपने अपने रास्ते पर निकल गए हैं। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, ये जो युवा वर्ग है ना गुजरात का, ये युवा वर्ग जो है वो इस बार चुनाव के अंदर बहुत अहम रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सभा में बार बार ये देखा गया है कि उन्होंने एकमात्र युवा वर्ग को याद किया है और युवा वर्ग को याद करने के साथ साथ उन्होंने जो भी व्यक्ति कहते हैं कि उनकी सभा में नहीं आ सके, उनको एक तरह से इनडायरेक्ट या डायरेक्ट संदेशा भेजा है कि भाई घर पर जो कुछ भी है उन सभी लोगों को मेरा आप प्रणाम कहना और उनसे कहना कि भाई वोट में आए, वोट डालें। तो ये जो एक इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन जो नरेंद्र मोदी पिछले काफी समय से एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बहुत अहम बात है। कल भी वो यहाँ गुजरात में अहमदाबाद के अंदर तकरीबन 32 किलोमीटर की जो है वो रोड शो करने वाले हैं और उसमें 16 विधानसभा वो कवर करने वाले हैं। सेम जो सूरत मॉडल पे था उसी तरह से 16 विधानसभा वो कवर करेंगे, जिस प्रकार उन्होंने सूरत में 12 विधानसभाएं कवर की थी। तो नरेंद्र मोदी केंद्र में होने के बावजूद बार बार गुजरात की जनता को ये विश्वास दिलाने के लिए लगे हुए हैं कि गुजरात में मैं हूँ, चाहे केंद्र में हूँ, लेकिन मैं आप ही का हूँ। तो ये जो विश्वास का फैक्टर बैठता है ना जी, ये एक मास्टर स्ट्रोक नरेंद्र मोदी के अलावा कोई कर सके ऐसा दिखता नहीं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए रितु जी, चलते चलते बहुत संक्षेप में एक सवाल है कि जैसा कह रहे हैं हमारे अनिल जी की पाटीदारों का रुख क्या है, ये तय करेगी कि गुजरात की गद्दी में कौन बैठे। अब अगर आम आदमी पार्टी आ जाती है तो क्या पाटीदारों को आरक्षण देंगे? जी 8 तारीख आने दीजिए, सरकार बनने दीजिए, हमारी सरकार के हमारे मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कि आगे क्या करना है। परंतु चलते चलते आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे कि मुक्ता जी ने कहा कि लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लोग भरपूर विश्वास कर रहे हैं। ये हमें कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी देखने को मिला और हम तो ये कह रहे हैं कि हमने जो जनता ने, पंजाब की जनता ने और दिल्ली की जनता ने विश्वास दिखाया, वही विश्वास सिर्फ आप एक बार करके देखो। हमारा नारा है कि एक मौका केजरीवाल जी को, एक मौका सुजान जी को। तो हम कह रहे हैं कि हमें एक मौका दो, हम जो करके कहते हैं वो करके दिखाएंगे। इस हिसाब पर वोट मांग रहे हैं हम, आंकड़ों के हिसाब से वोट मांग रहे हैं हम, शिक्षा पर वोट मांग रहे हैं, हम स्वास्थ्य पर, और हम रोजगार और चलिए, लेकिन वोट आप जिस पे मांग रहे हैं,
ऋतु जी, वोट जिस पे मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दे देंगे, हम बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, हम छात्राओं को स्कूटी दे देंगे, बहुत सारे वादे किए, पैसा कहाँ से लाएंगे? राजस्व क्या कर आप बढ़ा देंगे, लाएंगे कहाँ से? दिल्ली की बात अलग है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि पैसा कहाँ से आएगा। जी पैसा वहीं से आएगा जहाँ से आ रहा है, बस जहाँ से आ रहा है वो भ्रष्टाचार में जा रहा है, तो वो भ्रष्टाचार हम करने नहीं देंगे, ना करेंगे, तो बस उसी का पैसा बचा के हम जनता को देंगे। ये फ्रीबीज तो एक वर्ड बना दिया है भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने। रेवड़ी मात्र एक विशेषण है, वरना रेवड़ी आप उनकी बांटने की बात कर रहे हैं, रेवड़ी आप बांट रही हैं। नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि ये रेवड़ी नहीं है, ये तो एक जरूरी चीजें हैं। शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है। जब ये विदेशों में हमारे जो विदेशों के बच्चे पढ़ते हैं और मुफ्त में शिक्षण लेते हैं, तो उसको हम अच्छा बोलते हैं कि ये सोशल कल्चर है, वहाँ रेवड़ी नहीं कही जाती। परंतु क्योंकि इन्होंने आज तक करा नहीं है, तो ये हर चीज पे एक विशेषण। चलिए, बिल्कुल सही बात है। ऋतु जी, हमारा समय भी समाप्त हो गया। आप हमारी साथ चर्चा में रही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निमेश जी आपका भी, गोस्वामी साहब आपका भी, अनिल जी आपका भी, मुक्ता जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो गुजरात में पहले चरण की 89 सीटों पर किसे सफलता मिलेगी? क्या बीजेपी का प्रदर्शन पहले के मुकाबले बेहतर होगा, या कांग्रेस और आप अब की बार बीजेपी को जोरदार झटका देंगे? निश्चित तौर पर इसका पता 8 दिसंबर को चलेगा, जब नतीजे घोषित होंगे। लेकिन उसके पहले जिस तरह से गुजरात चुनाव में जीत के लिए सियासी दलों ने ताकत झोंकी है, उसके आधार पर इतना कहा जा सकता है कि चुनावी दंगल त्रिकोणीय और दिलचस्प है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।